अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल अफरीदी वाले मामले के ऊपर इमरान खान ने अडयाला जेल से अहम तरीन डायरेक्शंस जारी की हैं। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सुहेल अफरीदी को कोई प्रेशराइज नहीं करेगा। सुहेल अफरीदी जिसको चाहेंगे अपनी कबीना के अंदर रखेंगे और जिसको चाहेंगे बाहर निकाल देंगे। सुहेल अफरीदी के हवाले से ये इंकशाफ भी किया गया है कि उन्होंने अपने करीबी साथियों को ये कहा है कि मैं सिर्फ 1 महीना देखूंगा। अगर 1 महीने के अंदर अंदर मामला ठीक ना हुए, अगर आइन और कानून के अंदर रहते हुए हमारे मुतालबात ना मानेंगे, तो फिर मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा। इसके अलावा बहुत बड़ा इंकशाफ किया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने बताया है कि इसराइल के हवाले से जो अब्राहम अकॉर्ड है उसमें कौन कौन से मुस्लिम ममालिक शामिल हो चुके हैं, कौन कौन से मुस्लिम ममालिक शामिल होने के लिए जा रहे हैं और कौन सा अहम तरीन मुस्लिम मुल्क है। जैसे ही वो शामिल होगा तो बाकी भी सारे के सारे शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई जारी है उस हवाले से भी उन्होंने अहम तरीन एक बयान जारी किया, वो भी आपके सामने रखता हूँ। मुरीदके के अंदर जो ऑपरेशन हुआ उस ऑपरेशन के बाद ख्वाजा आसफ ने एक अहम तरीन बयान जारी किया है, उस्मा बुखारी ने एक अहम तरीन बयान दिया है। और अब भी लोगों के सवालात हैं कि हाफिज साद कहाँ पे हैं, हाफिज अनस कहाँ पे हैं, उनके छोटे भाई, क्योंकि 5 दिन गुजरने के बाद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत कहाँ पे है, उनके लीडर्स कहाँ पे हैं, ये उनके कारकुनान को, पाकिस्तान के अवाम को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और साथ ही साथ आलमी मीडिया के अंदर इस हवाले से रिपोर्ट्स भी जारी की जा रही हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा और मज़ीद ममालिक भी उसकी पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि इब्राहिम मुआहदा एक मौजज़े की तरह है। उन्होंने कहा कि 4 ममालिक इब्तदाई इसके अंदर शामिल हुए थे, इनिशली इसके अंदर शामिल हुए थे, वो आज भी इसके ऊपर कायम है और हमारी ये सारी की सारी कोशिश बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका वही चाहता है जो इसराइल चाहता है। इसराइल चाहता है कि पूरी दुनिया में उसको रिकग्नाइज़ किया जाए, स्पेशली जो मुसलमान मुल्क है जो इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करते। जैसे पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के अंदर सफ़र करने के लिए कारआमद है, लेकिन वहाँ पर आप नहीं जा सकते। तो इसराइल की कोशिश है कि पाकिस्तान के अलावा भी अगर किसी ने कोई इस तरह की लाइन ओपनली या हिडन लिखी हुई है तो उन सारी लाइनों को मिटाना है और सारे के सारे हमें एक्सेप्ट करें, हमें माने, हमें तस्लीम करें। अभी हाल ही में आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अहम तरीन डिफेंस डील हुई। उस हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं कि अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है तो क्या फिर पाकिस्तान भी उसकी पैरवी करेगा, क्या पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करेगा। इस हवाले से हुकूमत का जो अभी ऑफिशियली मौक़िफ़ है वो तो अभी तक नहीं आया, क्योंकि जब शहबाज शरीफ अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अमेरिका के अंदर मौजूद थे, यूनाइटेड नेशन की अंदर जहाँ तकरीर करनी थी, वहाँ पर आपको पता है कि शम्मा जनेजो वाला मसला उठ गया था और वो किसी से संभाला नहीं गया था, कोई भी उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो खातून जो है वो प्रो इसराइल थी। वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान जो इसराइल को तस्लीम करे। तो पाकिस्तान के अंदर ये मामला अच्छा खासा मुश्किल है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में हालात किस तरफ करवट लेते हैं। मजीद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है जिसके बारे में भी खबरें हैं कि अभी सीज फायर है, उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को ख़त्म करवाना आसान है। उन्होंने कहा कि जंगें ख़त्म करवाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे अमेरिका चलाना है, मुझे अपने मुल्क के अंदर काम है। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि पहले वो पूरी दुनिया को बार बार बताते रहे कि जी मैंने 8 जंगें रखवाई हैं, मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग रखवाई है, उसमें 7 त्यारे जो है वो गिराए जा चुके हैं और उनको ये लगता था कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं दिया गया। वो वेनेजुएला के जो अपोजिशन लीडर थी उनको दे दिया गया। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से थोड़े से अफसुर्दा भी हैं कि मिलना तो मुझे चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला। अब ज़रा आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन चुके हैं, मुंतखब भी हो गए, हलफ भी ले लिया। अब अगला मरहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो अपनी टीम के अंदर किस किस को शामिल करेंगे, अपनी कबीना के अंदर किस किस को शामिल करेंगे। जो पुराने लोग हैं क्या उनको रखा जाएगा या उनको निकाला जाएगा, और अगर निकाला जाएगा तो किस किस को निकाला जाएगा। जो नई एंट्रीज होंगी वो कौन कौन सी होंगी। इस हवाले से कल ये बातें हो रही थी कि शायद एक बाकायदा तौर पर एक काउंसिल बनाई जाएगी,
वो काउंसिल सुहेल खान अफरीदी को गाइड करेगी कि किसको आपने रखना है और किसको आपने नहीं रखना। सलमान अकबर राजा की पिछले दिन इमरान खान से तकरीबन कोई 3 घंटे अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई। उसमें इमरान खान ने वाज़ह तौर पर सलमान अकबर राजा को कहा कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुहेल खान अफरीदी का है कि वो अपनी कबीना के अंदर किस किस को रखते हैं। और इसकी एक ना बड़ी एक लॉजिक है इसके पीछे। देखें, अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान ने फ्री हैंड दिया था और अल्टीमेटली अली अमीन गंडापुर डिलीवर नहीं कर पाए और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हटा दिया। अली अमीन गंडापुर से पीछे महमूद खान के बारे में भी लोगों को पता, परवेज खट्टक के बारे में भी लोगों को पता कि जैसे इमरान खान का हाथ उनसे हटा और वो किस्सा परी ना बन गए, उनको आज कोई जानता भी नहीं है। अब सुहेल खान अफरीदी को इन चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता है। इमरान खान ने उनको फ्री हैंड इसीलिए दिया है कि कल को कोई बहाना नहीं लगाना, कल को ये नहीं कहना कि मेरी इधर से भी टांग खींची जा रही थी, मेरा अपना ही टीम मेंबर मुझे काम नहीं करने दे रहा था, मेरी अपनी कबीना के अंदर बड़ी मुखालफत थी। तो ये इमरान खान ने कहा कि अपनी मर्जी की टीम बनाओ। और इमरान खान की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो क्या है? इमरान खान की डिमांड ये है कि जो बयानिया और जो लाइन इमरान खान अडयाला जेल से लिए हुए हैं, जिस चीज़ के ऊपर इमरान खान अडयाला जेल से चल रहे हैं, उसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला भी चले और पूरी की पूरी पार्टी भी उसी लाइन के ऊपर चले। ये इमरान खान की डिमांड है। तो देखते हैं कि सुहेल खान अफरीदी अपनी कबीना के अंदर और किस किस को शामिल करते हैं। सुहेल खान अफरीदी ने इस बारे में वाज़ेह तौर पर बताया है कि जब तक वो इमरान खान से मुलाकात नहीं कर लेते वो अपनी कबीना फाइनल नहीं कर सकते। वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने के बाद वो ये फाइनल करेंगे कि उनकी कबीना के अंदर कौन कौन शामिल होगा। आगे आ जाएं जी। जुनैद सलीम पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी सुहेल अफरीदी ने अपने 2 इंतहाई करीबी साथियों से कहा है कि वो 30 दिन तक यानी कि 1 महीने तक इस सिस्टम के अंदर रहकर चलेंगे। जिस तरीके से ये सिस्टम चलता है वैसे ही वो चलेंगे। अगर 30 दिनों के अंदर अंदर वो मतलूबा नताइज हासिल ना कर पाए तो फिर वो कोई और फैसला करने में आज़ाद होंगे। अब मैं यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ। जैसे ही सुहेल अफरीदी का नाम इमरान खान की जानिब से आया, सुहेल अफरीदी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगे। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि स्वात मोटरवे में अरबों रुपए की करप्शन सुहेल अफरीदी की जानिब से की गई। दहशत गर्दों का हमायती और सहूलतकार सुहेल अफरीदी है। राह का एजेंट भी सुहेल अफरीदी है। मुंशियात फरोश भी सुहेल अफरीदी करता है। चोरी शुदा मोबाइल भी जो है वो बेचता है सुहेल अफरीदी और स्मगलिंग के अंदर भी मुलव्वस है। ये मुख्तलिफ लोगों ने इल्ज़ामात लगाए। उसमें सहाफ़ी भी थे, उसमें नून लीग के वज़रा भी थे और दूसरे लोग भी थे। इवन के अतात आरड़ साहब इसके अंदर मौजूद थे। ठीक है। और इसके ऊपर असद कैसर ने एक अहम तरीन जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी सुहेल अफरीदी को मैं 16 साल से जानता हूं, जब ये स्टूडेंट था। मुराद सईद, मीना खान, अखवानजादा हुसैन, ये सब ISF में थे। सुहेल अफरीदी एक पढ़ा लिखा मासूम नौजवान है। असल में ये पहली दफ़ा एक मिडिल क्लास एजुकेटेड लड़का जो ऊपर आया है। उन्होंने कहा कि ये उस जगह से आया है जो जगह जंग से मुतासर है, यानी कि फाटा से। उन्होंने कहा कि इस लड़के को वेलकम करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। जो मंसूबा बनाया था वो अल्लाह के फजल करम से नाकाम हो गया, वो मंसूबा फेल हो गया और सुहेल अफरीदी जो है वो वज़ीर आला बन चुके हैं। लेकिन उनके वज़ीर आला बनने के बाद, हलफ उठाने के बाद भी जो डराने धमकाने का सिलसिला वो बंद नहीं हो रहा। हुज़ैफा रहमान साहब जो कि वज़ीर ममलकत है, नून लीग से इनका तल्लक है, वो कहते हैं कि जिस ग्रेड 18 के ऑफिसर के नोटिफिकेशन से सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बने हैं, उसी ग्रेड 18 के अफसर से वो बतौर वज़ीर आला माजूल भी हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ब्यूरोक्रेसी है खैबर पख्तूनख्वा की, उसको हम कहेंगे कि आपने नोटिफिकेशन निकाला था, आप इसको वज़ीर आला आपने बनाया है, अब आप नोटिफिकेशन निकालें और इसको वज़ीर आला से उठा दें। यानी कि ये इंसानों का नहीं भाई, जंगल का माशरा है जहाँ पर कोई आइन, कोई कानून नहीं है, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि भाई किन चीज़ों को देखकर चलना और किन चीज़ों को देखकर नहीं चलना। ठीक है। मसला इसका यह है कि इस वक्त नून लीग की पांचों घी में है। उनको लगता है जो हमारा दिल करता हम करेंगे, जो हमारा दिल करता हम बयान देंगे। लेकिन शायद वो ये लोग भूल चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहिया 2, 3, 2.5 साल बाद, 4 साल बाद घूम जाता है और जो लोग पावर के अंदर होते हैं वो फिर ज़ेर अताब भी आ जाते हैं। तो शायद नून लीग को अब ये लगता है, अब ये महसूस करती है नून लीग कि हमारा इक़्तिदार हमेशा हमेशा के लिए, कुर्सी कहीं भी नहीं जाएगी, हम ही हम होंगे, कोई हमें पूछने वाला नहीं होगा। तो ये तो है बहुत बड़ी खामख्याली। पाकिस्तान क्या, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी ऐसा नहीं होता। अब आगे आ जाए जी। इवन के जो बड़े बड़े बादशाह थे जिन्होंने कई 100 साल तक अपनी एम्पायर्स को चलाया, वो भी एक ना एक दिन अपनी कुर्सी से उठकर गए, उनको भी अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। तो देखते हैं कि नून लीग क्या करती है। आगे आ जाए जी। मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, जिनको इमरान खान अर्दली कहा करते थे, उन्होंने कहा कि
इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि उनके पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो एक नामजद वज़ीर आला की मुलाकात करवा सके। यानी कि एक वज़ीर आज़म नामजद वज़ीर आला की सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात इमरान खान से करवा सके। उन्होंने कहा कि लेकिन जब मुलाकात मतलूब होती है तो सुबह सवेरे भी अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, दोपहर को भी खुल जाते हैं, छुट्टी वाले दिन भी खुल जाते हैं, और जब कोई काम करना होता है तो रातों को आपको पता है देर तक अदालतें भी लगी रहती हैं। और हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी मैं पूछ कर बताऊंगा कि इमरान खान से मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है असद तूर को। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सब लोगों के अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं। जिस जवां मर्दी, दलेरी, हिम्मत और साबित कदमी से वो अजीम शख्स जेल काट रहा है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ उसके मुकाबले में, यानी कि इमरान खान के मुकाबले में। उन्होंने कहा कि जिसके बारे में कहते थे कि वो जेल नहीं काट सकता, वो नशा करता है, बाकी सियासतदान तो दूसरे दिन ही अस्पताल पहुंच जाते थे, उनके कमरों में जैतून और शहद की बोतलें बरामद होती थी। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी को तमाम अंदाजे गलत हो गए, लोगों ने बैंगन, टमाटर, आलू को ढूंढ ढूंढ कर ठप्पे लगाए। उन्होंने कहा कि खान अगली बार इलेक्शन हुआ तो 3/4 से जीतेगा, यानी कि अगली बार जब इलेक्शन हुआ तो इमरान खान 3/4 से जीतेगा। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि खान आया तो रायवंड पर बलडोजर चढ़ा देगा। उन्होंने कहा कि यह एक बड़े मकसद के साथ खड़ा है इमरान खान, और इस कौम को भी वो यही तालीम दे रहा है कि वो इक़्तिदार और असूल के ऊपर खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि मुझ समेत बाकी जो अपने आप को बड़े फन्ने खान तजियाकार समझते थे, उन सब को उनकी औकात इमरान खान ने बता दी है कि तुम लोगों की ये औकात है। उन्होंने कहा कि वाकया ही इमरान खान जैसी शख्सियत नाकाबिले शिकस्त है और कोई माई का लाल नहीं जो मुकाबला तो दूर की बात है उनके करीब भी आ सके। ये इमरान खान का सियासी कद काट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आगे आ जाए जी। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि मैं 37 साल जमात इस्लामी के अंदर रहा, कभी कोई तनख्वाह नहीं ली, सेनेट और हर फोरम पर पार्टी की मौसर आवाज उठाई। जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत ने मुझे गजा जाने से रखवाया। अंदाजा लगाया, एक तरफ तो हाफिज नईमुर रहमान यह डिमांड करते रहे कि इमरान खान अडयाला जेल से ट्वीट क्यों नहीं करते, इमरान खान को अडयाला जेल से ट्वीट करना चाहिए, और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी का बंदा जो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करता था, जिसको पुलिस वाले कहते थे कि अगर तुम्हें फ़लस्तीन और गजा का इतना दुख है, दर्द है, तो तुम वहां पर चले क्यों नहीं जाते, और वो बंदा फिर चला गया। उस बंदे को हाफिज नईमुर रहमान यानी कि उनकी पार्टी रोकती रही कि तुम गजा ना जाओ। मैं फिर यहां पर वही करूंगा कि या मुनाफकत तेरा ही आसरा, इतनी इतनी बड़ी मुनाफकत पाकिस्तान के अंदर होती है। आगे आ जाए जी। सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शन हुए 2 दिन कबल, उसमें जो हकूमती दड़ा था वो जीत गया है और अपोजिशन का दड़ा जो है वो हार गया। हसनात मलिक साहब ने इसके ऊपर बड़ी अहम गुफ्तगू की है, और अभी जो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं उस हवाले से भी अहम तरीन चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हसनात मलिक और साकिब बशीर उन दोनों ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से 1 माह कबल 457 नए मेंबर्स बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप के जीतने की एक वजह यह भी है कि एनरोलमेंट कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल कर रहे थे। कोयटा से 99% लोगों को इनरोल किया गया, कराची में 60 से 70% लोगों को इनरोल किया गया, और सारे के सारे आपको पता कि साइड लेने वाले होते हैं, और फिर वैसे ही वोट भी पड़ता है। आगे आ जाए, जो सदर बने हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, हारून रशीद साहब, उन्होंने तो वाज़ह तौर पर अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जो 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि इसलिए दुरुस्त है क्योंकि जो जजेस हैं वो अब अवामी जजेस हैं, यानी कि सियासी पार्टियां जजेस को मुंतखब कर रही हैं। जस्ट इमेजिन कि सुप्रीम कोर्ट बार का सदर ये बात कर रहा है कि भाई अब सही काम हो रहा है कि अब जो अवामी पार्टियां हैं वो जजेस को मुंतखब कर रही हैं। अवामी पार्टियां जब जजेस को मुंतखब करेंगी तो फिर माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होगा, कुछ और ही होगा, और पिछले 3 साल से हम ये देख भी रहे हैं। अब पंजाब बार काउंसिल का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर को ये इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, और दोबारा ये इलेक्शन 5 साल बाद होगा। पंजाब बार काउंसिल की अहमियत ये है कि अगर पंजाब बार काउंसिल ये कॉल दे दे कि पूरे पंजाब के अंदर आज अदालतें नहीं खुलेंगी, हड़ताल है, तो अदालतें बंद रहती हैं। सलमान कमराजा के ऊपर, इंतजार हुसैन पंजोता के ऊपर और बाकी जो अहम तरीन वकला हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर अब वर्किंग करें, और वर्किंग करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैनल को कामयाब करवाएं। देखते हैं कि कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सलमान कमराजा जो हैं वो इस हवाले से बहुत काम कर सकते हैं,
और उनको करना भी चाहिए। और इमरान खान का जो विजन है वो यही है कि भाई हक और सच के साथ खड़े होकर काम करना है। सलमान कमराजा ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हाल ही में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा किया। जो भी आइनी और कानूनी नुक्ते थे उसमें जितनी भी इनपुट थी बैकएंड से वो सलमान कमराजा की ही थी। आगे आ जाए जी। आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने धमकियां शमकियां लगाना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिलजुल शुरू कर दी है। नजम सेठी ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान की बहुत सी शिकायत हैं। वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त कंसल्ट करते हैं जब इनको मेरी ज़रूरत होती है, वादे करके पूरे नहीं करते। वो अब चाहते हैं कि उनके भाई को KPK का गवर्नर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना की तो हर वक्त यही कोशिश होती है कि क्या एक्सट्रैक्ट करूं। उन्होंने कहा कि अब धमकी दी है कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा, तैयारी करूँ। मौलाना हमेशा स्क्रिप्ट के ऊपर चले, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। एक मौका मौलाना फजल रहमान के पास आया था कि वो अपनी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर लेते, लोगों के दिलों में घर कर जाते। और वो मौका था 26वीं आईनी तरमीम का। वहां पर भी आखिर में जाके मौलाना फजल रहमान ने कहा ठीक है भाई मैं भी देता हूँ वोट, और वोट दे दिया। उससे कबल भी आपको पता है कि जब PDM के इत्तेहाद के ये सरबराह थे तो उस वक्त बातें ये की जाती थी कि इनको सदर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में नहीं बनाया गया। तो मौलाना फजल रहमान को अब ये सोचना पड़ेगा। और ये भी इतलात आ रही है कि मौलाना फजल रहमान का जो सियासी किरदार है, इनके सियासी किरदार की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे इलाकों के अंदर जो इनके मदरसे हैं उनकी जो फंडिंग है, जो लोग चंदा वगैरह देते हैं, वो भी बड़ी मुतासर हो रही है। लोग ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान को जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए, जैसे स्टैंड इनको लेना चाहिए, वो ये स्टैंड नहीं लेते। आगे आ जाए जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया। कहते हैं कि TLP के मुतल्लक जिस तरह हुकूमत पंजाब ने फैसला किन रवैया अपनाया है, ऐसी तमाम तंजीमों से मामला तय करने की हिकमत अमली में पंजाब की तलकीद करनी होगी। यानी कि मरीम नवाज की हुकूमत ने TLP के साथ बिल्कुल ठीक किया जो किया अमरीद के ऑपरेशन के अंदर। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। और उस्मा बुखारी साहब कहती हैं कि मरीम नवाज साहबा अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं डरती, वो इस्लाम की खिदमत कर रही हैं। ये मरीम नवाज साहबा इस्लाम की खिदमत कर रही हैं। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया में वाज़ह तौर पर ये हेडलाइंस लगी हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे एहतजाज करने वाले लोग जो एंटी इसराइल थे उनको जो है वो निशाना बनाया। और उसी वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को एक मरतबा फिर नोबल पीस प्राइज़ देने का ऐलान कर रहे थे, नामजद कर रहे थे उनको। ये बाकायदा तौर पर ड्रॉप साइट ने यह खबर ब्रेक की। उन्होंने और भी बहुत सी बातें लिखी हैं इस ऑपरेशन के हवाले से कि इस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने तो नंबर बहुत ज़्यादा बताया है। हुकूमती नंबर है जी 4 से 5 लोग, जो तहरीक लब्बई का नंबर है वो 350 से 400 लोग, जो समा न्यूज़ के एंकर ने वहाँ पर जाकर प्रोग्राम किया एनी शादी ने जो बताया वो है जी 300 से 600 लोग। और ये बता रहे हैं तकरीबन 1000 तक का नंबर बता रहे हैं। अब अगर ये गलत करें तो हुकूमत को चाहिए कि जाकर इनके खिलाफ अमेरिका के अंदर केस करें, क्योंकि अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो अमेरिका के अंदर इनको हजीमत उठानी पड़ेगी। देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। आगे आ जाए जी। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाज हुआ था, उस हवाले से ये खबर आई है कि एक सहाफ़ी हैं ख्वाजा काशिफ मीर, उनके तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, बैरूनी सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा जी मेरा नाम एयरपोर्ट स्टाफ लिस्ट में शामिल किया गया है और अब 1 हफ्ते से मेरे बैंक अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट ब्लॉक है। उन्होंने कहा कि ना मैं सज़ा याफ्ता हूँ और ना मैं मफरूर हूँ। तो गुस्सा सिर्फ यही है कि भाई क्यों आप ये कवरेज कर रहे हैं, क्यों आपने इस हवाले से खबरें दी। आगे आ जाए जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बयान दिया है और इस बयान के बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उनको पार्लियामेंट के अंदर बुलाएं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद PDM की हुकूमत में भी कोर कमांडर रहे, उन्होंने अफगानिस्तान से बंदे ट्रांसपोर्ट किए और मुझे मीडिया के किसी बंदे ने बताया कि उन्होंने नूर वली को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी। यानी कि जिसके बारे में आज हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा सिस्टम, हमारा निज़ाम कह रहा है कि ये बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आ रही है, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे आम आवाम, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। उस बंदे को पाकिस्तान के साबिक DGI जनाब मोहतरम इज्जत माब, जिनका भी कोर्ट मार्शल का प्रोसेस चल रहा है, जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी। ये मैं नहीं कह रहा, कोई PTI वाले नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कितनी सीरियस बात है। जरूरी है कि उनको बुलाकर फिर उनसे पूछा जाए। आगे आ जाए। आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इस साल की पहली तिमाही में पाकिस्तान का तजारती खसारा 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और दूसरी तरफ यह खबर भी है कि रवां माली साल की पहली तिमाही के दौरान 71 बरामदी शोबों के अंदर 30 शोबों की बरामदात गिर गई हैं। तजारती खसारा बढ़ गया है, जिसमें ज्वेलरी, फर्नीचर,
कारपेट, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक मटेरियल, तंबाकू, बीचों के तेल, कॉटन के कपड़े, क्रूड पेट्रोलियम, चावल, सब्जियां, ट्रांसपोर्ट के आलात, दस्तकारी समेत मुतअद्दिद शोबों की बरामदात के अंदर कमी हुई है। और ये खबर है दुनिया न्यूज़ की। दूसरी तरफ कल पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई की हुकूमत के साथ एक इंतहाई अहम वादा किया है। एक बैंक है फर्स्ट वुमेन बैंक, जिसकी तकरीबन 40 से 42 ब्रांचेज हैं, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी कि वो उनके हवाले कर दिया गया। आसान अल्फाज में आप ये समझ सकते हैं कि ये उनको बेच दिया गया। हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने उस तकरीब के अंदर यह कहा कि फील्ड मार्शल का जहन हमेशा चौकन्ना रहता है, वो मसाइल पर फोकस रखते हैं। और आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने एक इंतहाई अहम बयान भी दिया है। यह बयान उन्होंने पीएमए काकूल जो अकेडमी है जहां पासिंग आउट परेड हुई वहां पर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मार्का हक में फौज ने अपनी पेशा वराना महारत और अज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। मजीद वहाँ पर यह हलफ लिया गया, जो कैडेट्स थे जो पास आउट हो रहे थे, हलफ ये लिया गया कि मैं सिद्के दिल से अल्लाह ताला को हाज़िर व नाज़र जानकर हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, पाकिस्तान के आइन की हमायत करूँगा, मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूँगा। ये वहाँ पर कहा गया। आगे आ जाए जी, एक सहाफ़ी हैं महताब हैदर, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया। उन्होंने कहा जी मईशत को हालिया सैलाब की वजह से 822 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 70 अजला में 65 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाबों से 2,29,763 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 59,558 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और 1,70,505 जुज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं। आफत के नतीजे में 1,037 अफराद जाँ भाग हुए हैं और 1,067 जख्मी हुए हैं। ये महताब हैदर साहब की रिपोर्ट है। अभी तक लेता ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।